हेलो, वेलकम बैक। मैं मनीषा पटियाला से। और आज की इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो 10th+2 यानी कि 12th की क्लासेस का सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके बारे में। म्यूज़िक वोकल का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सिलेबस का कुछ पार्ट। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ रहे हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे 12th के सिलेबस के बारे में। जिन बच्चों ने डमी एडमिशन्स ले रखी थी या जिन्होंने क्लासेस अटेंड ही नहीं की हैं, उनके लिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको शॉर्ट में सारा समझा दूंगी, जिससे कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है एग्ज़ाम्स का वो बहुत इजी हो जाएगा। आप सबको पता ही होगा कि जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम है वो है 30 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है आपका वो है 70 मार्क्स का। तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि +2 का सिलेबस म्यूज़िक का आखिर है क्या। अब हम लोग बात करते हैं अलंकारों के बारे में। अलंकारों के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था डिटेल में। उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि अलंकार क्या है। अलंकारों का अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब निकालें तो अलंकार इज बेसिकली आभूषण, ज्वेलरी को जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग ज्वेलरी पहन के अपने आप को या किसी भी चीज़ की ब्यूटी बढ़ाते हैं या ज्वेलरी हमारी ब्यूटी बढ़ाती है, सेम वे में अलंकारों की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो आप राग गा रहे हैं या स्वरों को जिस तरह भी दिखा रहे हैं उससे उसकी ब्यूटी बढ़ेगी, वो आकर्षित लगेंगे और सामने वाला अट्रैक्ट होगा उस चीज़ से। आपके इससे स्वर पक्के होंगे। जो भी स्टार्टिंग में सबको अलंकार करवाए जाते हैं, इससे आपके क्या होगा, स्वरों की ठहराव होगा, स्वरों पर ठहराव होगा, स्वरों पक्के होंगे, स्वरों की पहचान आप अच्छे से कर पाएंगे। और जो लोग हारमोनियम सीख रहे हैं या जो हारमोनियम सीखना चाहते हैं, वो जब अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में उनका जो हाथ वो अलंकार ही करवाए जाते हैं, जिससे उनका जो हाथ है वो हारमोनियम पे बैठ जाता है बड़े आराम से। अलंकारों में दो ही चीजें रहती हैं, एक रहता है आरोह और एक रहता है अवरोह। स्टार्टिंग में जो सबको आपने भी किए होंगे अलंकार, जो शुरुआत में करवाए जाते हैं ना अलंकार, सा रे रे गा मा मा, सा रे गा मा, ये सब क्या है, अलंकार है। ठीक है। और अलंकारों की एक चीज स्पेसिफिक ये रहती है कि अलंकारों का जो फर्स्ट पैटर्न है किसी भी अलंकार का वो सेम रहता है, आगे वही चीज सेम फॉलो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 3 नोट्स लिए हैं, सा रे गा, आगे फिर ये सेम पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है। तो अलंकार में बस ये चीज एक रहती है कि एक पैटर्न सेम रह के और फिर आगे वो सेम चलते रहते हैं। अलंकार आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अलंकार कैसे बनाए जाते हैं, क्या सिस्टम है और क्या सब है। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जिनमें से है कर्ण, खटका, मुर्की, गमक और मींड़। अब ये सारी डेफिनेशंस मैंने इकट्ठी इसीलिए बोली हैं क्योंकि ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं, जो क्रियाएं हैं, जो म्यूज़िक में यूज़ की जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संगीत की, कुछ भी आप जो भी गा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, ठुमरी गा रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग गा रहे हैं उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए या आकर्षित करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है। अगर आप सिंपल सिंपल गाते रहेंगे तो वो चीज़ उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। इसीलिए उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए बेसिकली जो चीज़ें, जो क्रियाएं हम लोग यूज़ करते हैं उसे, वो ये सारी डेफिनेशंस हैं आपके पास सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण इज बेसिकली, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो कर्ण हो गया एक छोटा सा तिनका, छोटा सा कुछ भी पार्ट, दैट इज कर्ण। तो बेसिकली जब एक नोट को दूसरे नोट का टच करके वापस आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। यानी कि एक स्वर पे दूसरे स्वर का जब हम लोग स्पर्श करके वापस आ जाएं या टच करके हल्का सा वापस आ जाए तो उसे, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कर्ण। बहुत इजी है। ठीक है। कर्ण को हम लोग ग्रेस नोट या फिर स्पर्श स्वर भी कहते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है मैं आपको बता दूंगी। जिस नोट पे आप लोगों को कर्ण दिखाना है वो उसके लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है। और साउथ में क्या रहता है कि जो साउथ इंडियन म्यूजिक है उसमें हर पर्टिकुलर नोट के बाद या उसमें
कर्ण स्वरों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये हो गया आपका कर्ण की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुर्की के बारे में। अब ये आपने सुनी बहुत होंगी सब, मुर्की, कर्ण, खटका, मुर्की, स्पेशली मुर्की और खटका कि गाने अपनी हरकतें कम करो, अपनी मुर्कियाँ कम करो, ऐसे करो वैसे करो। तो मुर्की क्या है? मुर्की इज बेसिकली तीन स्वरों को शीघ्रता से लेना, यानी कि एक स्पीड में फास्टली लेना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मुर्की। मुर्की में आपकी गले की जो आपकी तैयारी है वो दिखती है बेसिकली। इसको ठुमरी, टप्पा, इन सब चीज़ों में या सेमी क्लासिकल फॉर्म्स में ज़्यादा गाया जाता है, या फिर आप लोग जो गीत गाते हैं थोड़े, उनमें भी ये चीज़ें जो है वो काम आती हैं। उसके बाद आ जाएगा, इसमें आपके गले की तैयारी दिखानी होती है कि आपने कितना आपका गला तैयार है, और ये आकार के फॉर्म में ज़्यादा, या फिर जो भी बोल आप लोग ले रहे हैं उस फॉर्म में ज़्यादातर ये मुर्कियाँ ली जाती हैं। इसको लिखने का तरीका है वो मैं आपको अभी, इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपके साइड पे लिखा आ रहा है। इसको अगर रिटर्न में हमें लिखना है स्वरलिपि पद्धति में, मुर्की को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये शॉर्ट में डेफिनेशंस आएंगी, बहुत लॉन्ग इसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगी आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा खटका। अब खटके में क्या है? खटके में बेसिकली आप लोग 3-4 नोट्स है सिमिलर, ये मुर्की से ही है, लेकिन इसमें आप लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने पा का खटका लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, होगा ये भी द्रुत लय में, फास्ट स्पीड में होगा, शीघ्रता से हम लोग इसे भी लेंगे। इसमें क्या रहेगा, पहले पा से नेक्स्ट स्वर यानी कि धा, फिर पा, फिर माँ, और फिर पा, मतलब 3-4 नोट्स इस सिमेट्री में चलते हैं, पा धा मा पा। फॉर एग्जाम्पल ये नोट बनेगा अगर हम लोगों ने पा का खटका लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या आप ठुमरी गा रहे हैं, टप्पा गा रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ गा रहे हैं सेमी क्लासिकल फॉर्म या ख्याल गायन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें गा रहे हैं, उसकी सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए इन सभी क्रियाओं का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेफिनेशन जो है मींड। मींड इज बेसिकली जब आप एक स्वर से दूसरे नोट पे जाते हैं बिना बीच वाले स्वरों को खराब किए या तोड़े, उसको हम लोग बोलते हैं मींड। यानी कि एक स्वर की ध्वनि से, एक स्वर की ध्वनि को बिना खंडित किए दूसरे स्वर की ध्वनि पे जाना, उसे हम लोग बोलते हैं मींड। मींड एक स्पेशल क्रिया है जिसमें बेसिकली नोट्स ऐसे लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पा से रे की मींड दिखानी है, पा से रे पे आना है मींड के थ्रू, तो मैं कैसे आऊंगी, पा रे, ठीक है, ये होगी मींड। ये जो स्लाइड करके नोट्स लिए हैं बीच वाले, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं मींड। मींड को लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं लिखूंगी पा और रे, तो उसके ऊपर अर्धचंद्र मैं ऊपर डालूंगी। वैसे हम लोग स्वरों के नीचे डालते हैं, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगी, स्वरों के ऊपर कर दूंगी अर्धचंद्र। ये होगी आपकी मींड की क्रिया। नेक्स्ट आएगा आपके पास गमक। अब गमक भी सेम ऐसे, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बताया कि राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए लगाई जाती हैं, या ये दिखाने के लिए कि आप में क्रिएटिविटी लेवल कितना है, आप कितना उसको सुंदर बना सकते हो अपने तरीके से। तो गमक में भी यही रहेगा कि एक स्पेशल क्रिया है जिसमें स्पेशल कंपन के द्वारा या स्पेशल तरीके से नोट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि गमक होती है, स्वरों में गमक दिखाई जाती है। गमक ज़्यादातर हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादातर, ये नहीं मैं कह रही कि बाकी स्वरों पे नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मंद्र सप्तक के स्वरों पे दिखाई जाती है, और ये मेल वॉइस के लिए ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। मेल्स के लिए ईजी है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कर नहीं सकती, लेकिन जो मेल्स हैं उनके लिए गमक गले में दिखाना ईजी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब नेक्स्ट है अलाप, तान, ग्राम और मूर्छना। ये 4 आपके पास जो डेफिनेशंस है वो दे रखी हैं, या इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली। तो अलाप क्या है, अलाप ताने हम लोग सुनते हैं, अगर आपने किया होगा रागों में, तो उसमें हम लोग अलाप भी करते हैं और ताने भी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलाप क्या है। विलंबित लय में स्वर विस्तार करना इज अलाप। विलंबित लय मतलब स्लो लय, जो बहुत, जिसकी जो स्पीड है वो स्लो रहती है, तो विलंबित लय में स्वर विस्तार करने को कहा जाता है अलाप।
अब जो अलाप है वैसे ही वो स्लो स्पीड पे हो गया, ठीक है, उसकी लय विलंबित होगी, तो इसीलिए क्या है उसमें भाव ज़्यादा दिखते हैं। आप लोग अपने भाव ज़्यादा दिखाते हो, तो अलापों में जो भाव पक्ष है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप अपने मन के भावों को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली स्लो स्पीड में जब डिस्क्राइब करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अलाप। और इसमें आएगा कि अलाप रागों के शुरुआत में भी गाए जाते हैं, वो राग का अलाप जो एक पर्टिकुलर हम लोग गाते हैं विस्तार के तौर पे, या फिर हम लोग अलाप गाते हैं स्थाई और अंतरा गाने के बाद। यहाँ कई लोग स्थाई का अलाप अलग गाते हैं और अंतरे के जो अलाप है वो अलग दिखाते हैं। तो इसमें भाव पक्ष ज़्यादा रहता है और इसमें मन के भावों को आप प्रकट करते हो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली विलंबित लय में। इसे हम लोग बोलते हैं अलाप। इसको हम लोग बोलते हैं, अलापों को या अलाप को हम लोग हृदय पक्ष और भाव पक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो मन के भाव हैं वो ज़्यादा हम लोग डिस्क्राइब कर पाते हैं। वो सबके अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी अपनी इनोवेशन है कि कोई कैसे अलापों को दिखा रहा है। और घरानों में भी इस चीज़ का फ़र्क है, अलग अलग घरानों में अलाप लेने का अलग अलग तरीका भी है। इसी के साथ अलाप होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक होता है आकार का अलाप और एक होता है हमारे पास नोम तोम का अलाप। आजकल जो अलाप ज़्यादा पॉपुलर है वो है आकार का अलाप। आ की फॉर्म में हम लोग जो भी गा के अलाप या स्वरों को आकार की फॉर्म में गा के जो प्रकट करते हैं, जो गाते हैं, वो हो गया आपके पास आकार का। और नोम तोम का अलाप आजकल एज कम्पेयर टू प्राचीन काल के कंपैरेटिवली आजकल नोम तोम के अलाप कम गाए जाते हैं। और आजकल क्या है, और एक और बता दूं कि आपके सिलेबस में एक जीवनी भी है, बायोग्राफी है उस्ताद फयाज खान की। तो उस्ताद फयाज खान नोम तोम का अलाप गाने में बहुत उनकी फेमस थे, वो नोम तोम का अलाप करने में। तो ठीक है, अलाप में क्या क्या रहता है, अलाप में आप रागों के वादी संवादी स्वर, न्यास के स्वर और ये सब चीज़ें देख के, कैसे रागों की वक्रता देख के कौन से स्वर कहाँ पे लगेंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में रख के फिर हम लोग क्या गाते हैं अलाप। याद हमने सिर्फ ये रखना है कि अलाप जो है वो विलंबित लय में स्वर विस्तार करने के काम आता है, या उस अलाप बेसिकली वही है। अलाप में हम लोग विलंबित लय में अपने मन के भावों को ऑडियंस तक, या जो भी सुन रहा है, या हम लोग अपने मन के भावों को अलापों के द्वारा विलंबित लय में प्रकट करते हैं। तो ये हो गया आपके पास अलाप। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब जो सेकंड डेफिनेशन है वो है तान। अब तान क्या है, सिमिलर टू अलाप स्वर विस्तार के काम ही आती है, लेकिन जो ताने हैं उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, द्रुत हो जाती है। द्रुत लय में अपनी गले की हरकतों को या अपनी गले की तैयारी को दिखाना स्वर विस्तार करके, उसे हम लोग बोलते हैं ताने। द्रुत लय में स्वर विस्तार करना हो गया आपके पास तान, और वहीं विलंबित लय में स्वर विस्तार करना हो गया आपके पास अलाप। ठीक है, ख्याल में आजकल तानों की महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है ख्याल में तानों की। और वहीं जैसे अलग अलग घरानों में अलग अलग तरह की ताने लेने की स्पेशलिटी है, सबकी अलग अलग है। आगरा घराना में किसी और तरह ताने ली जाती हैं, दिल्ली में और तरह ली जाती हैं। तो ये सब अलग अलग घरानों की स्पेशलिटी है कि पर्टिकुलर रागों में कैसे कैसे ताने जो है वो घरानों में ली जाती हैं। अब इसमें आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और साथ के साथ आप लोग अपना गले की तैयारी दिखाते हैं कि आपका गला बेसिकली कितना तैयार है। अलाप को हम लोग बोलते थे भाव पक्ष या फिर हृदय पक्ष, और वहीं तानों को हम लोग बोलते हैं कला पक्ष, क्योंकि इसमें आपने अपनी कला दिखानी है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है और कितनी गले की आपकी तैयारी है। तानों के कई प्रकार हैं, जैसे कि शुद्ध तान है, अलंकारिक तान है, मिश्र ताने होती हैं, बोल ताने होती हैं। तो ये सब तानों के अलग अलग प्रकार हैं। अगर आपने, क्योंकि आपको ये आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे नहीं आएगा, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी 2 या 3 डेफिनेशन आएंगी, तो उस पर्पज़ के लिए आपके लिए इतना इस क्वेश्चन को बताना बहुत है। दोबारा से शॉर्ट में बताती हूँ, अलाप है विलंबित लय में स्वर विस्तार करना, जिसके द्वारा भाव हम लोग दोनों तरह प्रकट करते हैं, लेकिन अलापों में थोड़ा ज़्यादा हम लोग अपने मन के भावों को प्रकट कर पाते हैं। और वहीं तानों में द्रुत लय में स्वर विस्तार करना, जिसमें हम अपने गले की तैयारी या अपनी कला का प्रदर्शन कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं तान।
नेक्स्ट है आपके पास दो और डेफिनेशंस, एक है ग्राम और एक है मूर्छना। अब ग्राम और मूर्छना मैं आपको पहले ही बता दूं कि एज कम्पेयर टू योर क्लास थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है आपके लिए, बहुत डिटेल में समझना। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि ग्राम और मूर्छना क्या है। ग्राम और मूर्छना बेसिकली इनका स्थान जो था, जो इम्पोर्टेंस थी, वो प्राचीन काल में ज़्यादा थी। आजकल उतनी इम्पोर्टेंस या उतना यूज़ इनका नहीं होता है। ग्राम इज बेसिकली, ग्राम को हम लोग गांव भी बोलते हैं, या जिस प्रकार गांव में ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम इज बेसिकली श्रुतियों का और सात स्वरों का जो समूह है उसे हम लोग ग्राम बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वर जब परस्पर संवाद में, यानी कि जो स्वर है हमारे पास, श्रुतियां हैं, वो परस्पर संवाद में संवाद रखते हुए स्थापित होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्राम। ग्राम तीन प्रकार के हैं, एक है षडज ग्राम, एक है मध्यम ग्राम और एक है गंधार ग्राम। इनमें से जो ज़्यादा यूज़ हुए थे या जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है एक षडज ग्राम और एक है हमारे पास मध्यम ग्राम। अब नेक्स्ट आता है मूर्छना। मूर्छना जो है वो बेसिकली ग्रामों पर ही मिलती जुलती है, उस पर आधारित है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राम और इनकी डेफिनेशंस अगर मैं बात करूं कैसे सिमिलर है, कि ग्राम श्रुति अंतरों पर आधारित स्वरों का एक समूह है जो कि मूर्छना का आश्रय बनता है। मूर्छना में क्या रहता है कि अलग अलग स्वरों को, जो सात स्वर हैं उनके अलग अलग नोट्स को साफ बना के आगे के जो नोट्स हैं उनको मिला के नए नए राग, आप लोग ऐसे समझ लिए, नए नए रागों का जो है वो इन्वेंट हो सकते हैं। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि बेसिकली क्रम अनुसार आरोह, सात स्वरों के आरोह अवरोह करने को ही हम लोग बोलते हैं मूर्छना। सात स्वरों के अलग अलग नोट को सा मानकर और फिर जो आरोह अवरोह करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है मूर्छना। ठीक है। और मूर्छनाएं भी तीन तीन प्रकार की थी। एक थी आपके पास षडज ग्राम की मूर्छनाएं, एक थी मध्यम ग्राम की और एक थी आपके पास गंधार ग्राम की। तो मूर्छना के बारे में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये भी कहा गया है कि ग्राम बेसिकली, ग्राम और अगर मूर्छना की इकट्ठे बात करें तो ग्राम विशिष्ट श्रुति अंतरों पर आधारित स्वरों का एक समूह है जो कि मूर्छना का आश्रय बनता है। यानी कि जो मूर्छना है वो बेसिकली ग्रामों पर ही आधारित है। बस इस टॉपिक के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत डिटेल में, बहुत ही लंबा टॉपिक है, डिटेल में काफ़ी जाता है, तो इसीलिए इतना इस टॉपिक के बारे में समझना आपके लिए बहुत है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीवनियों पे। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जीवनियाँ आपके सिलेबस में 3 दे रखी हैं। हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं बड़े गुलाम अली खां की जीवनी के बारे में। अब जीवनियाँ याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, मैं आपको उनकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ। आप फोटो दिमाग में रख के एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए नॉर्मल एक पर्सन के लाइफस्टाइल के बारे में, तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपने जीवनी में याद रखना क्या क्या है, आपने जीवनी में उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका फादर्स नेम, उनका घराना क्या है, कहाँ से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, उनके गुरु का नाम, और क्या क्या वो बजाते थे, किस चीज़ में उनकी स्पेशलिटी थी, कौन कौन से अवार्ड्स मिले, उनके स्टूडेंट्स के नाम, उनका डेथ कब हुई। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको आ सकती हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। तो बात करते हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में। आप लोग इसकी हेडिंग ज़रूर बनाइएगा जो जो मैं आपको बताऊंगी। स्टार्टिंग में आप लोग लिखें कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना के बहुत फेमस गायक थे। ठीक है। पंजाब अंक की ठुमरी लेते ही उनका नाम एकदम से याद आ जाता है, बड़े गुलाम अली खां का नाम। उसके बाद आप लोग लिखें, मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों ने उनकी 3-4 लाइन से उनके बारे में बता दिया कि उनकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है, हम लोग उन्हें क्यों याद करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे उनके जन्म और संगीत शिक्षा के बारे में। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म लाहौर में कसूर नामक ग्राम में 4 अप्रैल 1902 में हुआ। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है। 4 अप्रैल 1902 में।
लाहौर में कसूर नामक ग्राम में उनका जो है वो बर्थ हुआ। उनके फादर का नाम था अली बख्श और उनके जो चाचा थे उनका नाम था काले खां, जो कि दोनों ही कर्नैल फतेह अली के स्टूडेंट्स थे। अब बचपन से ही उनका जो माहौल था वो म्यूज़िक वाला था, क्योंकि उनके घर में उनके फादर और उनके जो चाचा जी थे वो क्या थे, वो गाते थे। तो इसलिए क्या था, वो माहौल वैसा होने की वजह से गुलाम अली खां इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे को खुद को ये बात याद नहीं है कि 3 या 4 साल की उम्र में जब मेरे को थोड़ी मैंने होश संभाली, तो मेरे को इतना याद है कि उस टाइम पे भी मेरे को 7 शुद्ध स्वरों के बारे में नॉलेज थी, क्योंकि बचपन से ही उनका जो माहौल था वो वैसा रहा। और फिर उन्होंने जो अपने 10 साल तक अपनी जो संगीत की शिक्षा है वो अपने चाचा जी से ली। चाचा जी की डेथ के बाद उन्होंने वो संगीत की शिक्षा जारी रखी और उन्होंने वो संगीत की शिक्षा जो है वो अपने फादर से ली। अपने फादर से शिक्षा लेने के बाद एट द एज ऑफ 20 अप्रॉक्सीमेट उनके फादर ने सेकंड मैरिज की, जिसकी वजह से वो अपने उनकी फैमिली का जो थोड़ा माहौल था वो सही नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अपनी मदर और अपने 3 भाइयों के नाम याद आप ज़रूर कीजिएगा, मुबारक अली, अमान अली और बरकत अली, इन 3 भाइयों को लेके वो सारंगी साथ में लेके और सारंगी उन्होंने सीखना शुरू किया और वो घर से चले गए। सारंगी सीखते सीखते उन्होंने अपनी जो गायन की शिक्षा है वो भी साथ में जारी रखी, उसका भी वो अभ्यास जो है वो करते रहते थे। उसके बाद बॉम्बे जाके उन्होंने सिंधी खां से शिक्षा ली और उसके बाद एट लास्ट उन्होंने कर्नैल फतेह अली के जो सुपुत्र थे आशिक अली, उनसे अपनी जो शिक्षा है वो कंटिन्यू की और एक बहुत ही अच्छे उभरते हुए कलाकार के रूप में वो सामने आए। ये हो गया आपका सारा जन्म और संगीत शिक्षा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब नेक्स्ट हेडिंग जो आप लोग डालेंगे वो होगी कार्यक्रम के बारे में। अब कार्यक्रम में आएगा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे दिए। उनका सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था 1922 में, जिसमें उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान अपनी सबसे पहले परफॉर्मेंस दी थी। ये जो डेट्स हैं कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको मेन डेट्स ही बताती हूँ सिर्फ। उसके बाद 1925 में लखनऊ में इन्होंने प्रोग्राम दिया। आफ्टर द 1940 में कोलकाता में इनकी परफॉर्मेंस हुई और वो परफॉर्मेंस इनकी बेहद ही ज़्यादा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सब लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उसके बाद 1945 में महात्मा गांधी ने इनका गाना सुन के या इनका जो ये गा रहे थे उस टाइम पे वो सब सुन के, इनका प्रोग्राम सुन के इनको प्रशंसा पत्र जो है वो भेंट किया। इसी टाइम बॉम्बे में आप रहते थे और बॉम्बे के रेडियो स्टेशन से आपके जो प्रोग्राम थे वो प्रसारित होते रहते थे और साथ ही अपना ये जो वाद्य है कानून वो अपने साथ रखते थे, ताकि जब भी इनको गाने का मौका मिले या वहाँ पे अपना जो गाना है वो शुरू कर देते थे, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता था वहीं पे ये गाना शुरू कर देते थे। उसके बाद 1961 में इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से इनकी जो लोअर बॉडी पार्ट है वो रुक गया, लेकिन इन्होंने फिर भी मतलब लोअर बॉडी पार्ट जो है इफेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने गाना नहीं छोड़ा और अपना जो रियाज था और जो गाते थे कॉन्सर्ट्स में या प्रोग्राम्स करते थे वो वैसे ही करते रहे। उसके बाद 23 अप्रैल 1968 में इनकी डेथ हो गई, ये एक्सपायर हुए इन हैदराबाद। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं या डेट्स हैं या आपको याद रखने पड़ेंगी कि बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद है ये कि इनकी 23 अप्रैल और 1968 में इनकी डेथ हो गई। आपके लिए डेट्स याद करनी ईजी हो जाएंगी क्योंकि अप्रैल में ही इनका बर्थ हुआ था और अप्रैल में ही ये एक्सपायर हुए थे। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाएंगे गायन शैली की। गायन शैली में हम लोग लिखेंगे कि इनकी स्पेशलिटी किस चीज़ में थी। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में तो इनकी स्पेशलिटी थी ही थी, साथ के साथ ठुमरी गायन में पंजाब अंकित ठुमरी को जो पॉपुलर किया था, वो जो सेहरा दिया जाता है, जो क्रेडिट दिया जाता है, वो सिर्फ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को ही दिया जाता है। उनकी गाई ठुमरियाँ, कुछ ठुमरियों के नाम आप लोग लिखेंगे, शायद आपने सुने भी हो, बहुत फेमस ठुमरियाँ हैं। याद पिया की आए, तिरछी नजरिया के बाण, का कनु सजनी आयना बालम, ये उनकी बहुत फेमस ठुमरियाँ हैं। इनके नाम आप लोग ज़रूर मेंशन वहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि दानेदार ताने, पेचीदा हरकतें, इन सब चीज़ों में ये गाने में बहुत फेमस थे। इनके कुछ बहुत जो फेवरेट राग्स थे उनमें से थे यमन, बिहाग, भोपाली, दरबारी, मालकौंस,
असावरी, जौनपुरी, बागेश्वरी, ये सब इनके जो बहुत फेमस पसंदीदा राग थे उनमें से थे। और इनका सबरंग उपनाम था। उपनाम यानी कि जो एक पर्सन का पेट नेम हो गया। जो इनकी राइटिंग्स होती थी, जैसे एक पर्टिकुलर राइटर जो है वो अपना एक उपनाम देता है, इन द सेम वे इनका जो उपनाम था वो था सबरंग। इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि इनका जो उपनाम था वो था सबरंग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इनको सम्मान और उपाधियां क्या क्या मिली, इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इनको संगीत सम्राट से विभूषित किया गया। उसके बाद 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में इनको संगीत नाटक अकेडमी की ओर से अवार्ड दिया गया। और 1967 में इन्हें अकेडमी की फेलोशिप दी गई। ये कुछ मेन जो इनके पुरस्कार हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया, उसके बारे में आप लोग इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इनके शिष्य। शिष्य इनके बहुत सारे थे, उनमें से इनके बेटे जो थे उसका नाम आ जाएगा, जिसका नाम था करामत अली खां। एक थे मुनव्वर अली खां, जो इनके स्टूडेंट्स में से मेन स्टूडेंट्स में से आएंगे। और आप मुनव्वर अली खां के सुपुत्र थे रज़ा अली खां, उनका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। और एक आप लोग लिख सकते हैं मोहम्मद रफ़ी के बारे में सबको पता है, ठीक है, वो भी इनके स्टूडेंट ही थे, तो उनका नाम भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो बेसिकली जीवनी में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है जो बार बार आएंगी, और वही दिमाग में रख के आप एक पूरी स्टोरी लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेन एक पर्सन की शक्ल देख के, उनकी फ़ोटो देख के आप एक स्टोरी दिमाग में बिठाएं और याद कीजिए। जीवनी याद करनी बहुत 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 ईजी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा सब कुछ और आपको ये समझ में आ जाएगा। और बाकी जो बचा आपका टॉपिक है वो आपको हार्डली 1 या 2 डेज़ में विद इन आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इन केस अगर आपको हिंदी में या पंजाबी में अगर कोई है उनको सिलेबस नोट्स चाहिए तो वो मेरे को मैसेज कर दे, मैं आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन इनके बारे में कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से भी देख के थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ से देख के आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आपको वहाँ से कुछ नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।